मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो तो तीसरा पॉइंट जो अगर उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हो तब कैसे उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। यानी कि दो पॉइंट दिया हुआ है किसी लाइन पर और तीसरा पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो रेशियो पता होना चाहिए कि उस लाइन सेगमेंट को कितना रेशियो में बांटता है। तो चलिए समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस पर एक पॉइंट है सी। तो जो आप सेक्शन फार्मूला पढ़े थे 11th क्लास में वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लेते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं सेक्शन फार्मूला। तो देखिए AC बाई BC अगर मान लिया जाए M बाई N है तो आप देखिए AB के अंदर में C है तो हम लोग इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ देखिए C जो है AB को कितना रेशियो में बांट रहा है? M/N। कोऑर्डिनेट जब पढ़ते थे तो A का पॉइंट लेते थे x1 कोऑर्डिनेट लेते थे x1 y1, B का कोऑर्डिनेट लेते थे x2 y2। यहाँ वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, मान लेते हैं OA। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर को मानते हैं OB। चलिए इस A का पोजीशन वेक्टर और ये B का पोजीशन वेक्टर पता है और हम लोग मान लेते हैं चलिए C का पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो देखिए C का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? यानी OC क्या जैसे सेक्शन फॉर्मूला पहले तो याद होगा mx2 nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे वैसे ही यहाँ भी देखिए क्रॉस होता है मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट में, तो वैसे ही पोजीशन वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m b यानी रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे mb प्लस na बाई m प्लस n। यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूला था देखिए mx2 वहां सेकेंड कोऑर्डिनेट लेते थे, यहाँ सेकेंड वेक्टर लिए nx1 फर्स्ट वेक्टर लिए बाई m प्लस n। इफ m is the मिड पॉइंट ऑफ AB। चलिए मान लेते हैं हम AB का मिड पॉइंट है AB m, तो m का पोजीशन वेक्टर OM। तो देखिए मान लेते हैं AB यहाँ A का पोजीशन वेक्टर है A, B का पोजीशन वेक्टर है B। अब हम लोग पता करना चाहते हैं इस m का पोजीशन वेक्टर। तो आप सेक्शन फार्मूला में पढ़े थे x1 प्लस x2 बाई 2 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट बाई 2। तो वैसे ही फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाई 2 लिखिए। यानी कि दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है? तो a प्लस b बाई 2 यानी सेक्शन फॉर्मूला को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल हर तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a b c। अब आपसे पूछा कि इसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या हो, किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है? सेंट्रॉइड का। चलिए क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। चलिए मान लेते हैं कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन का, ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मान लेते हैं कि लेट AD BE एंड CF बी द मीडियन ऑफ triangle ABC intersect at G, that is G is the centroid। याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जहां कट करता है
उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ G सेंट्रोइड है। अब हम लोग सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ D जो है मिड पॉइंट है BC का, मीडियन मिड पॉइंट और वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को कहते हैं। तो D BC का मिड पॉइंट है। तो अगर हम कहें कि D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चलिए मान लेते हैं D के पोजीशन वेक्टर को इस तरह से, स्मॉल d से। तो बताइए D का पोजीशन वेक्टर जो होगा ये दोनों का सम बाय 2, मिड पॉइंट है तो D BC का मिड पॉइंट है तो B प्लस C बाय 2 होगा। अब एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। ये थ्योरम था बोर्ड क्लास में। जो सेंट्रोइड होता है ये किसी भी मीडियन को कितना रेशियो में बांटता है, 2:1। तो आप देखिए इस फिगर को हम यहाँ बना रहे हैं, ये A है और ये D है। यहाँ A का पोजीशन वेक्टर हुआ और ये D का पोजीशन वेक्टर हुआ। अब हम लोग को निकालना है G, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। तो आप जानते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को कितना रेशियो में बांटता है, 2:1। बताइए G का पोजीशन वेक्टर OG, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे A का पोजीशन वेक्टर OA, B का पोजीशन वेक्टर OB, तो G का पोजीशन वेक्टर OG। अब OG कैसे लिखेंगे, तो देखिए रेशियो पता है। तो जब रेशियो पता है तो कैसे हम लोग पॉइंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला भी पढ़ाए थे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, m इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस n इंटू फर्स्ट वेक्टर बाय m प्लस n। अभी फॉर्मूला पढ़ा है mb प्लस na बाय m प्लस n। अब d का वैल्यू, तो d यहाँ BC के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो d का वैल्यू डाल देंगे, तो b प्लस C बाय 2 प्लस A बाय 3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल रिजल्ट क्या बचा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बाय 3। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, याद भी कर लीजिएगा फॉर्मूला, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या है, A प्लस B प्लस C बाय 3, यानी तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का सम बाय 3, A प्लस B प्लस C बाय 3। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पहले देखिए, लास्ट जो बचा हुआ था उस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। 19, एक पॉइंट है A, पॉइंट को कभी भी वेक्टर में लेंगे तो पोजीशन वेक्टर लेंगे OA। OA गिवन है 2A माइनस 3B। एक पॉइंट है B, तो OB पोजीशन वेक्टर मान लिए। कभी भी पॉइंट को कंसीडर करना हो तो OA, OB, OC मानेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अब लिखा है टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides AB in 2:3 रेशियो इंटरनली। देखिए दो क्वेश्चन है, और विच डिवाइड्स AB in 2:1 रेशियो एक्सटर्नली। तो बात समझना है, हम लोग को पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जिसमें बताना है कितना रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:3 रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पहला A है, B है, A और B माने हैं खुद से। अब एक पॉइंट है, हम लोग को मान लीजिए C निकालना है, इंटरनली है तो 2:3 रेशियो। अब हम लोग को 2:3 रेशियो में निकालना है पोजीशन वेक्टर के लिए,
लिखेंगे OC बराबर, क्या तरीका बताएं, रेशियो से सेकेंड वेक्टर में पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू OB प्लस 3 इंटू OA बाय M प्लस N। एक चीज बता दे, अगर इंटरनल डिवीजन है तो C अंदर होगा, ऊपर नीचे प्लस होगा। देखिए सेकेंड में क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो AB के बाहर में पॉइंट होगा C। अब C इधर भी हो सकता है और C इधर भी हो सकता है। तो देखिए कितना रेशियो में बांटना है, 2:3। तो अगर ये कम होगा तो C को इधर A के नजदीक लेंगे, जिधर कम होगा उधर C लेंगे। जैसे 2 पहले कम है तो पहला पॉइंट के नजदीक लेंगे, अगर ये कम रहता तो दूसरा पॉइंट के नजदीक लेते। तो खैर C AB के बाहर में होगा, तब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे OC का, तो जो फॉर्मूला लिखे इंटरनल डिवीजन के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटर्नल के लिए, बस साइन चेंज हो जाएगा। 2 इंटू OB माइनस 3 इंटू OA बाय M माइनस N। फॉर्मूला समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे बाय M प्लस N, तो इंटरनल कहेगा तो ऊपर नीचे प्लस और एक्सटर्नल कहेगा तो ऊपर नीचे माइनस। अब फॉर्मूला लिख दिए हैं तो OB पता है, OA पता है बाय M प्लस N। तो 6 से 12 माइनस 4B माइनस 9B 13B बाई 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2A माइनस 13/6B। वैसे ही OC आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ है। OB का वैल्यू और OA का वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। किसी क्वेश्चन में कहा है मिड पॉइंट बताइए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस B बाई 2। 23 AB वेक्टर दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो कहता है B का कोऑर्डिनेट क्या हो। देखिए सबसे पहले एक वेक्टर दिया हुआ है, इस बार आपसे पॉइंट पूछा है, तो वेक्टर AB को लिख सकते हैं हम लोग OB माइनस OA। वेक्टर AB दिया हुआ है अगर, तो वेक्टर AB को लिख सकते हैं OB माइनस OA, हेड माइनस टेल 2i प्लस j माइनस 3k। अब बताइए वेक्टर OB तो नहीं पता है, OA पता है i प्लस 2j माइनस k। OA कैसे लिखें, तो पॉइंट जो दिया हुआ रहता है उसी को वेक्टर में बदल देते हैं। पॉइंट को वेक्टर में जब बदलते हैं तो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बताइए यहां से OB बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है, पूरा वेक्टर उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 2i प्लस j माइनस 3k। अब ऐड कर लीजिए, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। खैर हम लोग को b का कोऑर्डिनेट बताना है, तो B का पोजीशन वेक्टर अगर पता है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 माइनस 4। देखिए ये था कुछ वेक्टर का बेसिक। एक दो एडिशनल वर्ड हम लोग सीखते हैं पहले। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए दो वर्ड सीखेंगे हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो मान लीजिए कुछ वेक्टर दिया हुआ है, इफ a1 a2 a3 with the vectors, चलिए तीन वेक्टर हम लिए, आप यहाँ चार वेक्टर भी ले सकते हैं, ढेर सारा वेक्टर ले सकते हैं, तो समझाने के लिए तीन वेक्टर लिए।
लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर का? a1 a2 a3 अगर वेक्टर है देन x इंटू a1 प्लस y इंटू a2 प्लस z इंटू a3, यानी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें, वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये भी एक नया वेक्टर बना, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 एंड a3। अगर मान लीजिए और वेक्टर होता तो इसमें एक और स्केलर लेके उसको भी ऐड कर लेते, यानी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कभी लिखा हुआ है वेक्टर a इक्वल टू b प्लस सी, सपोज। तो यहाँ a क्या है? a रिजल्टेंट है b और c का, यानी a b और c का सम है। लेकिन बताइए यहाँ एक स्केलर 1 है, यहाँ भी एक स्केलर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का। हियर a इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ वेक्टर्स b एंड c। यहाँ a क्या है? वेक्टर b और c का सम है। Also we can say that a is linear combination of वेक्टर b एंड c, यानी कि रिजल्टेंट भी क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का। तो कभी मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया, वेक्टर है a i प्लस 2j प्लस 3, b है i प्लस j प्लस k, c है 3i प्लस 5j प्लस 7k। इस तरह से दिया हुआ a b c, 3 वेक्टर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट c इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है कि एक वेक्टर जो है बाकी 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं? x इंटू एक वेक्टर प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर प्लस z इंटू तीसरा वेक्टर, और कोई रहता है तो लैम्डा इंटू a4 म्यू इंटू a5, मे बी एनी स्केलर, कोई भी सिंबल यूज करेंगे। इससे इस तरह से अगर वेक्टर को एक्सप्रेस कर दे तो कहेंगे a1 a2 a3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो खैर हम लोग को यहाँ क्या दिखाना है कि प्रूफ, देखिए a दिया हुआ है b दिया हुआ है और हम लोग को कहता है प्रूफ कीजिए कि जो c है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है a और b का। सॉरी, c जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? a और b का। तो देखिए कैसे अगर 3 वेक्टर दिया हुआ हो और ये प्रूफ करना हो कि एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए कि जो C है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर AB का। तो मान लेंगे कि लेट, ध्यान दीजिएगा अभी हम आपको प्रूफ करना सिखा रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे प्रूफ करेंगे। लेट वेक्टर C इक्वल टू x इंटू a प्लस y इंटू b, 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो x इंटू a प्लस y इंटू b लीजिएगा। एक और वेक्टर आता है तो z इंटू कुछ और लेते। खैर यहाँ प्रूफ करना है कि C लीनियर कॉम्बिनेशन है a b का,
तो मान लेंगे कि C बराबर XA प्लस YB। देखिए कैसे वर्क करते हैं, चलिए बताइए। तो C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 5j प्लस 7k। फिर बताइए x इंटू A का वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस y इंटू B का वैल्यू है i प्लस j प्लस k। अब देखिए कैसे x y का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक रिलेशन अगर दिया हुआ हो और आप उस रिलेशन के मदद से आपको अननोन टर्म स्केलर का अगर वेरिएबल निकालना हो तो देखिए 3x प्लस y इंटू y, 2x प्लस y इंटू j, 3x प्लस y इंटू k। क्या किया गया गौर कीजिएगा। i का कॉफिशिएंट एक साथ, j का कॉफिशिएंट एक साथ, k का कॉफिशिएंट एक साथ लिख लिए। अब दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब उसका हर डायरेक्शन का कंपोनेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में इक्वल होगा। जैसे x के डायरेक्शन में यहाँ कंपोनेंट है 3 और यहाँ x के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है 3x प्लस y, कॉमा। वैसे ही y के डायरेक्शन में देखिए यहाँ क्या है, y के डायरेक्शन में j है, एक y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है 5 और यहाँ है 2x प्लस y, कॉमा। z के डायरेक्शन में है k और इधर z के डायरेक्शन में 3x प्लस y। यानी i का कॉफिशिएंट i के इक्वल होना चाहिए, j का कॉफिशिएंट j के इक्वल होना चाहिए और k का कॉफिशिएंट k के इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास 3 इक्वेशन है। देखिए 3 अगर इक्वेशन है, यहाँ पे सिर्फ x होगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस y। ix है और iy है तो i कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y होगा। अब देखिए x प्लस y इक्वल टू 3 है, 2x प्लस y इक्वल टू 5 है। 3 इक्वेशन है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए 2 ही इक्वेशन का जरूरत है। तो लिखेंगे पहले सॉल्विंग, 2 इक्वेशन ले रहे हैं, पहला 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी 3 वेक्टर को, अगर ये एक वेक्टर को बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना हो तो उस वेक्टर को मान लीजिए x इंटू पहला वेक्टर प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर। सबका वैल्यू डालिए, i का कॉफिशिएंट, j का कॉफिशिएंट, k का कॉफिशिएंट या जो भी वेक्टर का डायरेक्शन हो उसके अलावा इक्वल कर लीजिए। जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, एकदम इजी इक्वेशन है, माइनस कर लेंगे तो 2x माइनस x का वैल्यू 2 आ गया। अब जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसी में वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आ गया 1। अब जो आप x और y निकाले हैं, इस x और y को तीसरा इक्वेशन में भी डाल के देखिएगा यूजिंग x बराबर 2 y बराबर 1 इन थर्ड। देखिए काम तो 2 ही से किए हैं, तो तीसरा भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस y इंटू 1। जो पॉइंट आया उसको थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे, 6 1 7। देखिए जो पॉइंट आया x और y का वैल्यू, ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह सकते हैं वी गेट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सच दैट, बताइए वेक्टर c को क्या माने थे हम लोग, xa प्लस yb। तो c बराबर क्या आ गया 2a प्लस 1। तो अगर हम यहां दिखा दें कि x और y का वैल्यू मिलता है ऐसा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि c को लिखा जा सकता है 2a प्लस 1b। तो बताइए यहां प्रूव हो गया कि जो c है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, C is linear combination of A and B। कैसे प्रूव किया गया लीनियर कॉम्बिनेशन को, तो क्या बताएं, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन A और B का, तो मान लेना x a प्लस y b, A B C का वैल्यू डाल देना है।
कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो आप देखिएगा कि इक्वेशन वेरिएबल से ज्यादा आ गया, तो पहले आराम से जितना जरूरत है उतना इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेंगे और बचा हुआ इक्वेशन को दिखाएंगे कि सेटिस्फाई करता है, तब लिख देंगे कि सी को लिखा जा सकता है 2a + 1b, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर मान लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, यानी x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता यहाँ, तो जब x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता तब आप इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि x और y का वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी लिख देते कि x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में c a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता। c a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? तो जो x और y का वैल्यू मिला वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब लिखेंगे कि c को लिखा जा सकता है xa + yb, तब उस केस में लिखेंगे कि c क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी का। नोट कर लीजिए। चलिए एक और देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन है a = 2y - j + k, b = I + 3j - k, c = -2y + j - 3k, d = 3i + 2j + 5k। तो कहता है प्रूव दैट d is linear combination of a, b and c। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए कि जो D है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी का। तो हम बताएं कि कैसे प्रूफ करेंगे कि एक वेक्टर बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। चलिए मान लेते हैं कि लेट D = अल्फा ए, देखिए प्लस बीटा बी, स्केलर बदल देंगे, कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड मानेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा ए एक स्केलर इंटू ए, दूसरा स्केलर इंटू बी, तीसरा स्केलर इंटू सी। चलिए डी को प्रूफ करना है लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी का, तो मान लिया अल्फा ए बीटा बी गामा सी। अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल गया तो डी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू नहीं मिला तो लिखेंगे कि डी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं। तो कैसे अल्फा बीटा गामा निकालेंगे? तो पहले डी का वैल्यू डालिए 3i + 2j + 5k, अल्फा इंटू ए का वैल्यू डाल दीजिए 2i - j + k, बीटा इंटू बी का वैल्यू डालिए i + 3j - k, गामा इंटू सी का वैल्यू डाल दीजिए -2i + j - 3k। अब i का कोफिशिएंट जो भी है सबको इकट्ठा कीजिए। देखिए i के साथ क्या आएगा? तो 2 अल्फा 1 बीटा -2 गामा, j के साथ आएगा -अल्फा 3 बीटा, k के साथ आएगा अल्फा -बीटा -3 गामा। अब कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट को, i को i के साथ, j को i को i के साथ, j का कोफिशिएंट लिख दिए थे, i को i के साथ 2 अल्फा बीटा -2 गामा = 3, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -अल्फा + 3 बीटा + गामा = 2, सेकेंड इक्वेशन।
थर्ड हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू 5। फोर्थ ये थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन हुआ आई जे के को इक्वल करने। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे यहाँ है कि नहीं। तो देखिए आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको हम पढ़ाए थे कि कैसे तीन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वहां आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होता है, नो सॉल्यूशन भी होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। तो हम लोग पहले यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब आपको बताना होगा कि कब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे या आप इस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके दिखा दीजिए कि अल्फा बीटा गामा है। दो तरीका है। पहला है कि प्रूफ कर दीजिए मैट्रिक्स के मेथड से कि इसके पास सॉल्यूशन है। तो प्रूफ हो गया कि डी लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी का। दूसरा मेथड है कि आप सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल कर दिखा दीजिए। जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल गया यानी प्रूफ हो जाएगा कि डी लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी का। तो देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्व करना आसान है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फा खत्म हो जाएगा। इक्वेशन 2 प्लस 3 अल्फा एलिमिनेट कर देगा तो हो जाएगा 2 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 7। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। या आप यहाँ से बीटा निकाल भी सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू 2 गामा प्लस 7/2। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब आइए ये दोनों को ऐड की तो अल्फा का पता हो गया। अब ये दोनों को ऐड करके अल्फा को खत्म करेंगे। देखिए कैसे। पहला इक्वेशन जैसे है लिख लीजिए। अब आइए दूसरा इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो -2 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर लीजिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 7 बीटा इक्वल टू 7। तो यहाँ से तो इजीली सॉल्व हो गया। बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जब बीटा देखिए यहाँ कैंसिल किए तो बीटा का वैल्यू आ गया 1। तो जब बीटा का वैल्यू 1 आ गया और बीटा का यहाँ फॉर्मूला है देखिए इक्वेशन 4 से बीटा बराबर है 2 गामा प्लस 7/3। 2 गामा प्लस 7/2 है। तो हम लोग बीटा का वैल्यू यहाँ 1 डाल देंगे तो 2 इक्वल टू 2 गामा प्लस 7। तो देखिए गामा बराबर आ गया -5/2। अब बीटा पता है, गामा पता है, तो यहाँ कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। तो चलिए थर्ड इक्वेशन जो आसान लगता है उसी में वैल्यू डालते हैं। थर्ड इक्वेशन में यहाँ 5 है। क्या हो जाएगा वैल्यू? अल्फा निकालना है। बीटा का वैल्यू 1 आ गया 3। गामा का वैल्यू आया -5/2 इक्वल टू 5। तो अल्फा बराबर माइनस है, उधर चला गया तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 15/2। तो अब देखिए अल्फा बराबर आ गया 6 - 15/2। 12 में से 15 चला गया 3/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिला वो एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा का वैल्यू -3/2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू क्या आया -5/2। तो देखिए जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर मिल गया तो कह सकते हैं कि जो डी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? ए बी सी का। हियर डी इक्वल टू क्या माने थे हम लोग? अल्फा ए। तो अल्फा का वैल्यू आ गया -3/2 प्लस बीटा बी 1 इंटू बी प्लस गामा सी। तो गामा का वैल्यू आ गया -5/2 इंटू सी। तो देखिए अल्फा को एक स्केलर इंटू ए हो गया, दूसरा स्केलर इंटू बी हो गया, तीसरा स्केलर इंटू सी हो गया। तो डी को ए बी सी के सम और डिफरेंस में लिख दिए। लिख सकते हैं therefore D is linear combination of
ए बी एंड सी। तो अभी बताएं आपको कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन को दिखाया जाता है। अब देखिए दो छोटा छोटा वर्ड है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसको भी सीखिए। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है? इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट ए, बहुत सारा वेक्टर हो सकता है। जैसे जनरली हम लोग 3-4 वेक्टर पे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन चलिए डेफिनेशन में ढेर सारा वेक्टर लिए। A1 A2 A3 A with the vectors such that, अब ये कैसा वेक्टर है तो ध्यान दीजिए, such that x into A1, या कॉफिशिएंट का यहां सिंबल बदल दे रहे हैं, अल्फा इंटू अल्फा A1, अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2, अल्फा 3 A3 प्लस अल्फा n डॉट डॉट अल्फा n AN इक्वल टू 0। यानी एक स्केलर इंटू पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर, तीसरा स्केलर इंटू तीसरा वेक्टर। अगर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए, देखिए अभी बताए थे कि जब स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को ऐड करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को ऐड करते हैं, तो जो नया वेक्टर मिलता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN का। तो अगर वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, और देखिए वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन को किससे इक्वल किए हैं? 0 से। यानी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर 0 से इक्वल किया जाए, एंड सारा जो कोफिशिएंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, एक एक कोफिशिएंट एक एक स्केलर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। यानी हर स्केलर यहां अगर पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर किया जाए और सारा स्केलर 0 के बराबर आ जाए, तब ऐसे केस में देन A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर कॉल्ड linearly independent vectors। देखिए ध्यान दीजिएगा, कब वेक्टर को लिनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे? तो जब जितना भी वेक्टर को लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, अगर हर जितना भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन को 0 से इक्वल किया जाए, वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन को 0 से इक्वल किया जाए और सारा स्केलर का वैल्यू भी क्या आ जाए? 0 आ जाए। एकदम सारा स्केलर, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सारा स्केलर का वैल्यू अगर 0 आ जाए, तब वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी बताए थे सॉल्व करना, जैसे लिखे थे हम लोग x a प्लस वाई बी। मान लीजिए अगर 0 के बराबर किए और x y का वैल्यू 0 आ गया, तो कहेंगे a भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एगो नॉन जीरो आ गया, अदर होगा इफ any one of अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, अगर कोई भी एक स्केलर, सारा आ जाए तो अलग बात है, कोई भी एक स्केलर, इफ एनी वन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नॉन जीरो is non-zero, then A1, A2, A3 are called linearly dependent vector। तो यहां लाइन समझिएगा, क्या बताएं अभी हम कि अगर वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन को 0 किया जाए, सारा स्केलर अगर 0 आ गया तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी एगो स्केलर 0 नहीं आया, कोई भी एक स्केलर अगर 0 नहीं आया, तो उस केस में कहेंगे वेक्टर क्या है?
लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जैसे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पे वर्क किए थे, वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन को प्रूफ करना हो कभी भी, नोट टू प्रूव ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मान लीजिए क्वेश्चन दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूफ कीजिए। कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए दे तीन वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन टेक XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करो, जिसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, x इंटू ए प्लस y इंटू बी प्लस जेड इंटू सी, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन को किससे इक्वल करना है? 0 से, एंड यू गेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर कभी भी तीन वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो तो तुम x इंटू ए प्लस y इंटू बी प्लस जेड इंटू सी को किससे इक्वल करो? 0 से। देखोगे कि x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, z का वैल्यू भी 0। तीनों का वैल्यू अगर 0 आ गया तो प्रूव हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मान लीजिए अगर कोई एक का वैल्यू भी अगर 0 नहीं आया तो वहां लिख देंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आज के लेक्चर में आपको बताएं सेक्शन फॉर्मूला पे कैसे वर्क करेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, फिर बताएं कि कैसे एक वेक्टर को बाकी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, फिर बताएं कि लीनियरली डिपेंडेंट कैसे प्रूफ करेंगे। तो बताएं कि लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर 0 के बराबर करने पर सारा स्केलर का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोई भी एक स्केलर 0 नहीं आता है तब उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये था अभी तक जितना भी पढ़ा है वो वेक्टर का बेसिक था। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना।